राम जन्मभूमि वाला जब आंदोलन आरंभ हुआ तो आपने इसको निश्चित रूप से निकट से देखा होगा, आप फील्ड में थे उस समय। मैं फील्ड में ही था, बड़े नजदीक से देखा और उसके पहले भी देखा। घटनाक्रम अगर मैं आपको बताऊं, मैं एसएसपी कानपुर था, वहां भी दंगा हुआ, अलीगढ़ में भी दंगा हुआ, फैजाबाद में भी दंगा हुआ कि जो वहां पर एजिटेशन शुरू हुआ और पॉलिटिक्स ने दूसरा एक रुख पकड़ लिया। दिखाई ये पड़ रहा है कि तीन तरह से अगर आप इसको देखें, इस एजिटेशन का, इसने दिशा और दशा देश की और राजनीति की पूरी तरीके से। रामपुर तिराहा एक कांड हुआ था, याद है आपको? हाँ। कहा यही जाता था कि गोलियों की बौछार कर दीजिए। कहा आपका काम है कहना, गोलियों की बौछार होगी नहीं तो इसका निर्णय मैं करूंगा, क्योंकि आदेश मैं दूंगा। लेकिन हम लोग आपस में शाम को बात करते साहब आदेश ये आया है कि आप कल भूसा भर दीजिए। उनका जो कह रहा है उसे कहते लिख के भेज दे कि भूसा भर दे, लिख के भेज दे, जरा जबानी बात नहीं होती है। लिख के कोई माई का लाल देगा नहीं। अतीक और मुख्तार का जो चरम रूप था वो आपने देखा है? चरम रूप तो खत्म हो गया। जब मैं गया तो उसके छठे दिन अतीक के भाई ने, अतीक और उसका जो मार दिया गया था उसके साथ, उसने मदरसे की दीवार गिरा के अतिक्रमण किया और लड़कियों के साथ। उसी दिन हमने कहा कि टेस्ट होना है, कि आज इसका होना है। तुरंत इनको दोनों के ऊपर एनएसए का केस तैयार किया, इनको पलायित अपराधी घोषित किया और इनकी जमीनें कर ली। आतंक पैदा करना था तो सेक्टर 15A में जो ऑफिशियल रेजिडेंस है बंगलो, उसमें घुस करके जा करके इसने फर्नीचर तोड़ा पड़ा, कहाँ है वो, और उनकी बूढ़ी माँ के साथ बदतमीजी किया। और आतंक तो देख लीजिए कि उसके खिलाफ न मुकदमा लिखा गया न कोई कार्रवाई हुई। मुलायम सिंह के टाइम में जी। कौन थे वो? तो कमाऊ पूत। जब कुत्ते से हाथ मिला सकते हैं तो फिर ये कुत्ते से हाथ मिलाने का किस्सा भी बड़ा मशहूर है। वो कभी कुत्ते का शौकीन था ही अतीक, तो ले जाके सेंट बर्नार्ड उसको दिखाया तो उससे हाथ मिलाया। अब हाथ मिलाना वगैरह वो चीज ठीक नहीं। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एक तो मिलना जुलना माफिया का ठीक नहीं है। माफिया से मिले तो कुत्ते से हाथ और मिला लो। ये सब चीजें दिखाती हैं कि अब पुलिस विभाग या प्रशासन संदेशों पे चलता है। तो जब एक ये दिखाई पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री कुत्ते से हाथ मिला रहा है, तो फिर ये मालूम पड़ गया कि आत्मीयता, सौहार्द, दांत काटी रोटी कितनी गहरी है। फिर कौन पुलिस वाला दरोगा उसकी तरफ आज उठाने की हिम्मत करेगा? कौन उसके खिलाफ मुकदमा लिखेगा? कौन उसके? फिर तो यही होगा, कांस्टेबल को जब उसने अपहरण कर लिया तो फिर कसम है अतीक भाई हमारी, इनको छोड़ दो। My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस दी जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, वर्तमान चांसलर नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और 1974 बैच के आईपीएस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संजय जी, हृदय से आभार कि आपने पुनः अवसर दिया वार्तालाप का। तो सर, मैं आज इस पॉडकास्ट में विशेष रूप से कुछ ऐसे प्रकरणों के और कुछ ऐसे इवेंट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ जिनसे देश की राजनीति की दिशा निर्धारित हुई, विशेषकर यूपी के संदर्भ में। तो ये जब राम जन्मभूमि वाला जब आंदोलन आरंभ हुआ तो आपने इसको निश्चित रूप से निकट से देखा होगा, आप फील्ड में थे उस समय। मैं फील्ड में ही था, बड़े नजदीक से देखा और उसके पहले भी देखा। घटनाक्रम अगर मैं आपको बताऊं, मेरा प्रारब्ध ऐसा था कि जब मैं विद्यार्थी था तभी मैं गुरु की तलाश कर रहा था। और अंततोगत तो सब तब भी पाखंडी ढोंगी हुआ करते थे, उनको भी देखा। फिर मैंने कहा 2 संत आज की तारीख में ऐसे हैं जो मैं गुरु बना सकता हूँ, एक माता आनंदमयी और एक देवराहा बाबा। माता आनंदमयी के पास गया, माता तो मेरी आयु रही होगी 21 वर्ष, तो माता जी की उम्र रही हुई 85 साल। उनका पिताजी, सबको पुरुषों को पिताजी ही कहती थे। पिताजी, जिस अभिप्राय से आप आए हैं वो मैं पूरा नहीं करूंगी, मेरा आदेश है जाकर के परम पूज्य देवराहा बाबा के यहाँ जाएं, दीक्षा वो आपको देंगे। तो देवराहा बाबा के यहाँ गया। वहां कुंभ की बात थे प्रयागराज की, एक तरफ माता आनंदमयी थी, एक तरफ देवराहा बाबा थे। देवराहा बाबा एकांत में थे, मैंने जाके कहा, उनका हाँ ठीक है, वैसे सामान्यतः वो देते नहीं थे दीक्षा, हमको पता नहीं क्यों। हाँ, तुरंत दीक्षा दे दी, मंत्र दे दिया, शुरू हो गए। और उसके बाद के कालांतर में, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, वर्ष
71 की, 71 या 72 की। कालांतर में जब आपने देखा होगा कि देवरा बाबा एक तरीके से उनकी कोई आयु नहीं जानता, कोई कहता था 200 साल, कोई कहता 800 साल, लेकिन वो जब बात करते थे तो वो यही कहते थे कि बच्चा जब अंग्रेज भगत आता था कलेक्टर घोड़े पे और उसकी धर्मपत्नी भी घोड़े पे आती थी, फिर कहते थे नवाब आता था उसके पहले, वो हाथी पे आता था, उसके पहले तो मतलब वो जब जैसे लगते जैसे सजीव चित्रण उनके सामने सो रहा था। ये साफ दिखाई पड़ रहा था कि उन्होंने बहुत कुछ ज़माना युग देखा है। और कोई जब पूछता था, जैसे बीबीसी वाले आए थे, तो उन्होंने पूछा, "बाबा, आपकी आयु क्या है?" तो साधु क्या, ये तो शरीर है, नश्वर है, आज है, कल नहीं रहेगा, तुम ही नहीं रहोगा। अब बंद करा हो लकड़ियापन, जो टेप रिकॉर्डर लेके चलते थे, लेके बंद करा हो लकड़ियापन। तो हमने कहा, "बाबा, ये बड़े दूर से आए हैं, उपदेश कुछ दे दिया जाए।" तो और साधु संतों को व्याख्यान देने पे मनाही है। हम आज की तरह थोड़ी कि जो साहब में मौका मिल जाए तो मालूम पड़े कि उपदेश दे के लोगों को सैचुरेट कर देंगे। जो जीवन पर्यंत उपदेश है सब देने लगे, तो वो नहीं देते थे बिल्कुल बाबा। लेकिन ये ज़रूर था कि बड़े-बड़े राजनेता मेरे सामने, बड़े-बड़े मंत्री आते थे, प्रधानमंत्री कितने आए, कितने राष्ट्रपति आए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के तमाम लोग आते थे। लेकिन बाबा की ये ख़ासियत थी, किसी से कुछ लेते नहीं थे, अगर कोई कुछ ले आया, तो उन्हीं के सामने बाँट भी देते थे। मसलन कोई एक बोरा मेवा ले आया तो उन्हीं के सामने बाँट दिया भक्तों को। कोई अगर 2 अटैची ब्रीफ़केस करेंसी नोट लाके वही भक्तों में बाँट दे हो, "अरे बाबा ये तो हमारा है, बाँटा हो, जाके बाँट दे।" लेंगे कुछ नहीं, उनके सामने बँटवा देंगे। तो वो वहाँ तक कि निर्लिप्त भाव से, कोई उनकी लोभ लिप्सा कुछ नहीं थी। इंदिरा गांधी जी ने एक बार कहा कि बाबा आपका मड़ैया कच्ची है, सड़क नहीं है, धूल उड़ती है, हम चाहते हैं कि यहाँ बिजली हो जाए, सड़क बनवा दें, आपके पक्की एक झोपड़ी बना दें। कहा, ए भाई, तू देश में बिजली और ये सब पहुँचावा, देश को ज़रूरत है। ये आश्रम में ना बिजली की ज़रूरत है, ना पक्की सड़क की, ना पक्के मड़ैया की, यहाँ जौन है बहुत सुंदर है। गंगा माई का जल, शुद्ध ताज़ी वायु और जो है बहुत भाई सब राम नाम की लहर है। क्या है? या फिर क्या है? लहर है जी। हुँ। उस तरीके से कालांतर में जब आप देखें कि जब ये आंदोलन बढ़ने लगा, तो उसको प्रेरणा स्रोत देवरा बाबा को ही बनाया गया। बाबा किसी राजनीति में नहीं थे, बाबा सबके थे। यहाँ तक कि मैंने देखा तो बाबा बताते हैं कि जब 47 की का समय आया, तो एक नवाब आए, तो उन्होंने कहा कि बाबा हम सोच रहे हैं कि अब हम पाकिस्तान चले जाएँ। काहे जाए जो है पाकिस्तान का बाबा, हम तो मुसलमान हैं। तो बाबा के शब्द सुनिए, "अरे मैं भी तो मुसलमान हूँ।" उनका, "आप कैसे मुसलमान हैं?" "अरे जो मुसलसल ईमान का पालन करे, वही मुसलमान है। अरे यहीं रहा हो, काहे जाइबा तू पाकिस्तान? वहाँ पे बन जाएगा तू भिखमंगा।" तो बाबा के मन में कभी किसी के प्रति कोई घृणा, कोई उपेक्षा, वो सबके थे, सब उनके थे। कालांतर में उनके ऊपर देखिए उन्होंने आशीर्वाद दिया, शिला पूजन में भी वो आशीर्वाद दिया। लेना 1 न देना 2, उनको अभियुक्त नंबर 1 बनाया। जब ये विवादित ढांचा ध्वस्त हुआ, तो बाबा को मुल्ज़िम नंबर 1 बनाया। बाबा को? हाँ, बाबा को, ये षड्यंत्र में बाबा भी शामिल। आप देख रहे हैं कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस कहाँ तक कल्पना शक्ति जिसके लिए आशीर्वाद तो उनका सबसे पहले जब आरंभ किया था तो मुझे पता है कि चमत्कारिक बात आपको बताता हूँ, जी, जो किसी को नहीं मालूम है वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। जी। हमने कहा बाबा आजकल बड़ी समस्याएँ बढ़ रही हैं, लोग कह रहे हैं ये होगा, वो होगा। बाबा होगा क्या? तो बाबा त्रिकालदर्शी थे, "ए बच्चा, ये तो वहाँ आपका साफ दिखाई पड़ रहा है, वहाँ तो मामला साफ हो ही गया हो, अब तो बिल्कुल सब खत्म। अब मंदिर तो बन के रही वहाँ और दिखाई पड़ रहा है हमें।" ये उन्होंने बात कब बताई थी? डिमोलिशन के 3 साल पहले। ये क्या वहाँ तो बिल्कुल बेटा सब साफ हो चुका है और दूसरा बहुत भव्य मंदिर वहाँ बन चुका है। ये चीज़ उन्होंने 3 साल, ये कुछ ही लोग थे जो भक्त लोग थे, उसमें मैं बता दूँ कौन-कौन थे? करमवीर सिंह भी थे, जो हमारे काउंटर पार्ट थे मैनपुरी में, वो भी बड़े भक्त हैं बाबा के। हुँ। और मैं तो था ही था और ये तमाम बातें थी। अब उसके बाद जब आंदोलन शुरू हुआ, शिला पूजन, शिलान्यास के बाद आंदोलन और जुलूस निकलने के बाद जब दुनिया भर के 4 जगह बड़े दंगे हुए। मैं एसएसपी कानपुर था, वहाँ भी दंगा हुआ, अलीगढ़ में भी दंगा हुआ, बाकी फैज़ाबाद में भी दंगा हुआ। केएन राय हमारे एसपी सिटी थे जो बाद में एसएसपी फैज़ाबाद बने, बाद में वहीं से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने। तो फिर एक हिस्ट्री का मैं कैप्सूल आपको बता रहा हूँ कि जो वहाँ पर एजिटेशन शुरू हुआ और पॉलिटिक्स ने दूसरा एक रुख पकड़ लिया, दिखाई ये पड़ रहा है कि 3 तरह से अगर आप इसको देखें इस एजिटेशन को, इसने दिशा और दशा देश की और राजनीति की पूरी तरीके से बदल दी।
अगर आप देखें भारत की दशा, राजनीति और दशा 85 के पहले और 85 के बाद, तो आप देखिए एक रेवोल्यूशनरी चेंज आया। हर चीज़ डिपेंड करती है क्या आप राम मंदिर के साथ खड़े हैं या राम मंदिर के विरोध में खड़े हैं। आप जब शिला पूजन हुआ तो उसमें आपने भाग लिया या नहीं लिया, और वर्तमान में जब रामलला का पूजन हुआ, आप उसमें सम्मिलित हुए या नहीं हुए। तो जनता इसी पे निर्णय करेगी आप कितना रामलला के साथ खड़े हैं, कितना उनके विरोध में खड़े हैं। ये मेरे निष्कर्ष नहीं है, क्योंकि आप भी हज़ारों लोगों से मिलते हैं, मैं भी हज़ारों लोगों से रोज़ मिलता हूँ। तो आज तक आपने कभी सुना था? आपने तो ये देखा था बहुसंख्यक तो बिल्कुल जैसे है लूज़ चेंज चिल्लर है, उसकी कोई महत्व नहीं है। लेकिन आज अगर लूज़ चेंज और चिल्लर निर्णय कर रहा है देश की राजनीति में नेतृत्व के ऊपर, तो ज़ाहिर है कि ये भी एक बहुत ही बड़ा एक प्रश्न है। यक्ष प्रश्न तो मैं नहीं कहूँगा, एक प्रश्न है जिसके समाधान और जिसका उत्तर सबको देना होगा, पूरे देश को देना होगा। इस बात का ध्यान रखते हुए नहीं अल्पसंख्यक कौन है, बहुसंख्यक कौन है, कौन किसका मत है, कौन ईश्वरवादी है, कौन अनिश्वरवादी है। लेकिन देश की आस्था और प्रतीक और मान-सम्मान, उसके साथ अगर किसी ने खिलवाड़ किया है, तो देश की जनता उसको क्षमा नहीं करेगी। जब ये मुलायम सिंह ने गोलियाँ चलवाई थीं भक्तों पर, तो उस समय मुलायम सिंह, आप उस समय मेरे ख्याल से डीआईजी। मैं एसएसपी कानपुर था जी, और एसएसपी कानपुर था। ये 2 मौके मैं आपको बता देता हूँ। जी, आपके सवाल का जवाब मैं सांकेतिक रूप में दूँगा। जी, हमारे बड़े भाई जीएल शर्मा डीआईजी फैज़ाबाद थे, जब कार सेवक आए तो गोली चली, कानपुर में भी आए। लेकिन एक विश्वसनीयता तो डीएम एसएसपी की अगर इज़्ज़त है, उनका कह देना ही पर्याप्त है, दिखाई ना पड़े। चले जाओ तो चले जाओ, बिना एक शॉट फायर किए हुए। दूसरा एक आप कह के रामपुर तिराहा एक कांड हुआ था, हाँ, याद है आपको? हाँ, हाँ। और कॉमन फैक्टर उसमें कौन थे? कॉमन वही, फैक्टर वही, वो उत्तराखंड वाला जो था, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मुज़फ्फरनगर में। तब मैं डीआईजी मुरादाबाद था। हाँ, कहा यही जाता था कि गोलियों की बौछार कर दीजिए। कहा आपका काम है कहना, गोलियों की बौछार होगी नहीं तो इसका निर्णय मैं करूँगा, क्योंकि आदेश मैं दूँगा। मैं वही करूँगा, ज़रूरत पड़ेगी तो बौछार होगी, ज़रूरत होगी तो बौछार नहीं होगी। और वो बड़ा नालायक और बड़ा ही मैं समझता हूँ कि थर्ड क्लास अफ़सर होगा जो बिना सोचे-समझे बल प्रयोग करे। बल प्रयोग सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि उसके दुष्परिणाम देख किसी को छोड़ा नहीं, जब जनरल डायर को नहीं छोड़ा तो हम आप किस खेत की मूली हैं। सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन हम लोग आपस में शाम को बात करते हैं, साहब आदेश ये आए हैं कि आप कल भूसा भर दीजिए। उनका जो कह रहा है उसे कहते हैं लिख के भेज दें कि भूसा भर दें। लिख के भेज दें ज़रा, ज़बानी बात नहीं होती है। लिख के कोई माई का लाल देगा नहीं। ज़बानी जितना आप दे दें, और जब वक़्त आएगा भई आप तो अफ़सर हैं, आपको खुद लिख लेना चाहिए था। मैं तो आपको परामर्श ही तो दे सकता हूँ। करना न करना तो आपका काम है। आप समझ रहे हैं संजय जी? तो जिन लोगों ने आकर के सोचा कि मैं बल प्रयोग करके फायरिंग करके अमर हो जाऊँगा, क्या हुआ उनका? और ये मैं यंग ऑफिसर्स को कहूँगा, बी अकाउंटेबल टू योर कॉन्शियस। अपनी अंतर्मात्मा के प्रति उत्तरदायी रहिए। राजनेता तो चाहेंगे कि उनकी स्वार्थ सिद्धि आपके माध्यम से सोनार का चिमटा या कैट्स पाव बना दें आपको। बनिएगा मत। आप आए हैं 36 साल के लिए, ये आए हैं 5 साल के लिए। तो 5 साल वाले चाहेंगे कि आपसे जितना अपना काम है स्वार्थ सिद्धि पूर्ण करा लें, वो होने वाली नहीं है। और जिन्होंने कराने की कोशिश की, उनकी दुर्गत भी आप देख लीजिए। उनकी दुर्गत भी देख लीजिए। और बाद में क्या-क्या नहीं हुआ। जिन लोगों ने फायरिंग करवाई, चाहे रामपुर तिराहा हो या चाहे इधर हो, उनकी कितनी दुर्गत हुई। ये बात दूसरी है कि एज़ अ ब्रदर ऑफिसर जो हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ, अब ये चीज़ें मुफ़्त में तो होती नहीं, आपको एडवोकेट करने ही पड़े, उसके खर्चे आते ही हैं। तो फिर जो भी यथासामर्थ्य, यथाशक्ति कंट्रीब्यूट हम सब लोग कर सकते थे, वो फिर किया। ऐसी दुर्गत हम दें क्यों? हम अपने अमन चैन और अपनी अंतर आत्मा को हम किसी को गिरवी के क्यों रख दे दें? इसकी ज़रूरत क्या थी? आखिर मुरादाबाद में गोली नहीं चली, कानपुर में गोली नहीं चली। स्थितियाँ आप से ज़्यादा अच्छी नियंत्रण में थी। आप वही करते जो कि प्रशासनिक अधिकारी कर सकता था, और वही करना भी चाहिए था। लेकिन फ़ोन कर के अगर आप हर डीएम से कह रहे हैं कि भूसा भर दो, भूसा भर दो, तो 9-10 में से तो 8 कह देंगे बिल्कुल नहीं भरेंगे, अगर मौका होगा देखिएगा। 2 वाक़ई उस उत्तेजना में आकर के या बीइंग मोर लॉयल देन द किंग भूसा भरने की कोशिश में, तो भूसा तो भरने में अपने भूसा और भरवा लिया आपने। तो उसमें क्या किसी को सज़ा वग़ैरह हुई क्या? उसकी जाँच-वाँच हुई? क्या हुआ था?
बात यानी एक तरीके से अयोध्या का जैसे थे। अयोध्या का छोड़ दीजिए, लेकिन रामपुर चौराहे में जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ, वहाँ के जो अफसर्स थे, नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप देखें विकिपीडिया पे है, मुजफ्फरनगर रामपुर चौराहा फायरिंग, और यहाँ पर फैजाबाद में फायरिंग ऑन कार सेवक्स, उनके करियर एक तरीके से खत्म हो गए। लेकिन जो मुकदमेबाजी हुई, जो स्टिग्मा लगा, फिर जाके जगह-जगह जा करके उनको अपनी सफाई देनी पड़ी, इट वाज़ बेस्ट अवॉइडेड। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहूँगा, यंग आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स, यंग ऑफिसर्स को आप अपने अंतरात्मा के प्रति उत्तरदायी रहिए। जो नैतिक और कानूनी रूप से औचित्यपूर्ण है, केवल वही करें। ये बहुत बड़ी नसीहत है, क्योंकि ये तो चाहेंगे आपको गुमराह करके, पथभ्रष्ट करके अपना उल्लू सीधा करें। और इसी का अगर कॉन्ट्रास्ट देखें तो कल्याण सिंह जी, आपने उनके साथ भी काम किया, तो वो तो 3 बार 4 बार 3 बार रहे हैं। मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा गोली मैंने चलवाई और मैं जो ढांचा गया उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, त्याग पत्र दे दिया। तो कल्याण सिंह थे, उनका मुकाबला किसी और से हम क्यों करें? कल्याण सिंह तो कल्याण सिंह थे। उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। मैंने कहा था शपथ पत्र कि मैं सुनिश्चित करूंगा कि ये विवादित ढांचा क्षतिग्रस्त ना हो गया, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। उन्होंने कहा मैंने आदेश दिए थे कि गोली ना चलाई जाए। गुल चलेंगे, बिल्कुल सही है। तो कल्याण सिंह थे, तो उनकी बराबरी नैतिक बल और साहस और जो हाई मॉरल ग्राउंड था, उतना ऊंचा देखना बड़ा मुश्किल है। उनके साथ आपने काम किया तो मैंने काम किया, बिल्कुल काम किया उनके साथ। उनकी क्या विशेषता थी? वो शुरू में तो ये उनका बड़ी नहीं, तारीफ हुई थी कि उन्होंने जो कहते थे, जो कर दिया, जैसे कहते थे कि आयरन ड्यूक, जिसको कहते हैं लॉर्ड वेलिंगटन की तरह, हम लोग कहते हैं लॉर्ड वेलिंगटन आ गए आज। हम लोग जैसे खड़े हैं, लाइन में खड़े, आगे कल्याण सिंह उतरे मुरादाबाद में, अब सब परिचय क्या। मैं आर.एस. कौशिक कमिश्नर, ठीक। मैं विक्रम सिंह पुलिस उप महानिरीक्षक का। अब विक्रम सिंह ऐसे अधिकारियों को, लौह पुरुषों को अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं। आज भी मुझे याद है, कान में गूंज रहे हैं। विक्रम सिंह ऐसे लौह पुरुषों को अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ गया। तो इतना उन्होंने हौसला ऊंचा कर दिया, और सबके बारे में सबकी इंटेलिजेंस ले करके आते, जब जैसे आ रहे हैं तो सबकी आम छवि देख करके, और जैसे कोई अधिकारी है और उसने कहा कि मैं यहाँ की, हाँ, आपकी भी शिकायत ये है कि अपने को सुधार लें, वरना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। कह देते थे, मुंह फटते बहुत, सबके सामने। सबके सामने कह भी देते थे जी। हमारे तो गवर्नर रहे थे और जी। और उस समय मैं काफ़ी मेरे पास जो डिपार्टमेंट था तो उनके पास आना-जाना रहता था, तो देखा था उनका जो मीटिंग लेने का तरीका था, वो बहुत ही शानदार, बड़ा प्रोफेशनल, बिल्कुल प्रोफ़ेशनल, बिल्कुल प्रोफेशनल। जबकि 80 साल से ऊपर के हो गए थे। 80 साल के ऊपर, तो हमारे यहाँ एक मीटिंग ली थी उन्होंने, जो पहली मीटिंग ली थी माफिया के ऊपर। हुँ। उन्होंने शुरू किया, तो एक हमारे डीआईजी साहब ने कहा, साहब हमारे यहाँ कोई माफिया नहीं है। उन्होंने चश्मा उतारा और अपने प्रमुख सचिव प्रियदर्शी जी से कहा, नोट किया जाए। डीआईजी साहब ने कहा, उनके यहाँ कोई माफिया नहीं है, अभी एक टीम भेजी जाए सीआईडी, विजिलेंस और इंटेलिजेंस की, और जाके पता लगाए कि वहां कोई माफिया नहीं है, और अगर है तो फिर डीआईजी साहब के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई हो जाए। आप समझ सकते हैं कि क्या परिणाम हुआ होगा डीआईजी साहब का। डीआईजी साहब अपने आप को थोड़ा नहीं दिया, अधिक दिखाने का डीआईजी से हम दिखाने प्रयास कर रहे थे, उनको मालूम नहीं था किससे बात कर रहे हैं। और फिर उनके साथ भी वही हुआ, जब तक कल्याण सिंह जी थे तो फिर वो बहुत कष्ट में रहे डीआईजी साहब। मायावती जी का लॉ एंड ऑर्डर के प्रति भी कहते हैं साहब रुख सख्त रहता था थोड़ा। सख्त रहता भी था, और ये शर्त यही थी, जैसे हमारा मैक्सिमम टेन्योर तो मेरा था, 2.5 साल मैंने उनके कार्यकाल में काम किया। आप डीजीपी उन्हीं के कार्यकाल में थे? हाँ, उन्हीं के कार्यकाल में था। सीआईएसएफ में था, उनका बुलाया उन्होंने कि डीजीपी के लिए। हमने कहा देखिए, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं आऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है कि मेरे काम करने के तौर तरीके से यहाँ पे मैं कर नहीं पाऊंगा। नहीं, तुम चलो विश्वास रखो, उनके विश्वास रखो, तुम जैसे चाहोगे। और हमने यही कहा था, मुझे पूरी स्वायत्ता मिलनी चाहिए पोस्टिंग ट्रांसफर में। 2-4% आपके अगर कोई हो, वो मैं इनका, आप सीएम है, लेकिन 5% से ऊपर नहीं, 95% हमारे हिसाब से। और किसी भी तरीके का कोई भी अनैतिक कार्य पुलिस से कोई उम्मीद न करे कि हम कोई किसी को फिक्स कर देंगे, या कि यहाँ से पुलिस में किसी तरीके का कोई लाभ कोई उठा पाए, वो उठा नहीं पाएगा कभी, वो छूट। और वो उन्होंने बात पूरी निभाई,
निभाई, तो आज उनको आयरन लेडी इसीलिए कहते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर उस टाइम में हो गया, जिसको उठाना था बंद कर दे, जिसको चाहा था जेल में भेजा, जिसको चाहा गैंगस्टर एक्ट लगाया, एनएसए लगाया। आज भी जो गैंगस्टर एक्ट और एनएसए का रिकॉर्ड है वो मेरे कार्यकाल का है। प्रिंस ये यूनियन होम सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने बल्कि फ़ोन किया एक बार मुझको, और मिस्टर गुप्ता थे, आप याद करें, जो उनके फादर आईपी थे, उनके बेटे 2 बेटे थे, दोनों आईएएस थे। तो जो ये थे, ये होम सेक्रेटरी थे हमारे, उनका, भाई तुम तो एनएसए ऐसे लगा रहे हो जैसे 110 लगाते हैं। हाँ, ये यूपी से इतने एनएसए के केसेस आ रहे हैं रोज़, मतलब हम तो वही देख स्तब्ध हैं कि इतना तुमने हल्का सस्ता कर दिया। उनका, सर हमारा यूपी इज़ अ कंट्री, अब तक नहीं हुआ था लेकिन अब होगा, मैं बताता हूँ। जिसने मौका दिया है उसके ऊपर एनएसए लगना ही लगना है। कि ये अतीक और मुख्तार का जो चरम रूप था वो आपने देखा है? चरम रूप तो खत्म हो गया। जब मैं गया तो उसके छठे दिन अतीक के भाई ने, अतीक और उसका जो 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 मार दिया गया था, उसके साथी गोली, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, उसने मदरसे की दीवार गिरा के अतिक्रमण किया और लड़कियों के साथ गैंग रेप किया। उसी दिन हमने कहा कि टेस्ट होना है, कि आज इसका होना है। तुरंत इनको दोनों के ऊपर एनएसए का केस तैयार किया, इनको पलायित अपराधी घोषित किया और इनकी ज़मीनें कर ली कुर्क। ये पहला टेस्ट केस हो गया। तो उसी ये मायावती जी के टाइम। मायावती जी के टाइम में, और मेरे कार्यकाल के 15वें दिन, 16वें दिन। हुँ। तो अतीक तो भूमिगत हो गए, चले गए जेल। उसके बाद इनकी वाइफ और जो लड़का जो मारा गया था एनकाउंटर में, तब इतना बड़ा झांसी में मारा गया था। यहाँ से, तो हुँ। इतना सा था। अशरफ। हाँ, अशरफ। इनकी बेगम कि हम, आप मेरे भाई की तरह हैं, मेरी बस एक भीख माँग रही हूँ कि ये आपका भांजा यतीम ना हुआ। तो ये मैं भी नहीं चाहूँगा कि यतीम हो, लेकिन अगर यतीम ना हो ना, इसका फैसला इसके वालिद करेंगे, मैं नहीं करूँगा। वालिद अगर खिदमत का मौका देंगे तो यतीम होके रहेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। अभी आपने नमूना देख लिया कि आज तक जो नहीं हुआ, जो आदमी जाके नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन के घर में घुस के मार दे, उनको मारे। जो ये क्या किस्सा है? इसके बारे में कई बार सुना मैंने ये। ये देखिए, प्रयागराज से शुरू हुए, इलाहाबाद से। लोगों का सारा माल तो लखनऊ में है, तो लखनऊ में 2-4 प्लॉट और कब्ज़ा किया, प्रॉपर्टी का। तो साहब आप यहाँ कहाँ समय ज़ाया कर रहे हैं? सारा माल तो नोएडा में है। ये नोएडा है, नोएडा अथॉरिटी से कहा कि 2-4 प्लॉट हमें अलॉट करो, या कुछ हमें हाथ पर चलाने दो। तो जब आतंक पैदा करना था, तो सेक्टर 15 ए में जो ऑफिशियल रेज़िडेंस है, बंगलो, उसमें घुस करके जा करके इसने फर्नीचर तोड़ा पड़ा, कहाँ है वो? और उनकी बूढ़ी माँ के साथ बदतमीज़ी किया। और आतंक तो देख लीजिए कि उसके खिलाफ ना मुकदमा लिखा गया, ना कोई कार्रवाई हुई। मुलायम सिंह के टाइम। मुलायम सिंह के टाइम में। जी। तो कौन थे वो? तो कमाऊ पूत, कमाऊ पूत। जब कुत्ते से हाथ मिला सकते हैं तो फिर ये कुत्ते से हाथ मिलाने का किस्सा भी बड़ा मशहूर है। वो शायद वो राजू पाल के मारने के बाद की बात है वो। नहीं, उसके पहले की बात है। वो कभी कुत्ते का शौकीन था ही, अतीक तो ले जाके अपना, चाहे डैल्मेशियन था या वो कौन-सा बड़ा कुत्ता सेंट बर्नार्ड, उसको दिखाया तो उससे हाथ मिलाया। अब हाथ मिलाना वगैरह वो चीज़ ठीक नहीं, पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे। एक तो मिलना-जुलना माफ़िया का ठीक नहीं है। माफ़िया से मिले तो कुत्ते से हाथ और मिला लो। ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि अब पुलिस विभाग या प्रशासन संदेशों पे चलता है। तो जब एक ये दिखाई पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री कुत्ते से हाथ मिला रहा है, तो फिर ये मालूम पड़ गया कि आत्मीयता, सौहार्द और दाँत काटी रोटी कितनी गहरी है। फिर कौन पुलिस वाला दरोगा उसकी तरफ आँच उठाने की हिम्मत करेगा? कौन उसके खिलाफ मुकदमा लिखेगा? कौन उसके, फिर तो यही होगा, अतीक भाई तुम्हें कसम है, हमारे कांस्टेबल्स को जब उसने अपहरण कर लिया, तुम्हें कसम है अतीक भाई हमारी कि इनको छोड़ दो। और वरना ये कोई कहता नहीं, एक कंपनी पीएसी जाके घेरते, उनके घर में लगा देते आग, और अतीक भी उसी में होते भस्म, और उनको हो जाता 4 2 कौड़ी की इनकी औकात हो जाती। आपकी हिम्मत कैसी हुई कि पुलिस वालों को आपने बंधक बनाया? अगर वो बंधक बनाया है, तो फिर तो चाहे मुख्यमंत्री कहें, चाहे कोई कहे, अब आज परिणाम भोगने के लिए अतीक तुम हो जाओ तैयार। लेकिन हुआ नहीं उनके साथ वो ज़माने में। हो जाता तो अतीक अतीक ना होते। और वही बात मुख्तार के लिए भी लागू होती है। मुख्तार का कैसे आरंभ हुआ? मुख्तार का भी वही गाज़ीपुर में, देखिए ये लोग जो बढ़ने लगे, तो गाज़ीपुर और उसके बाद क्राइम, क्रिमिनैलिटी, अपहरण, अपहरण के बाद जिसने नंदकिशोर रुंगटा का अपहरण किया, पैसे भी लिए और हत्या भी कर दी, और कम्युनल लाइन्स पे, यही नहीं कि सिर्फ़ क्राइम क्राइम पे, क्राइम ऑन कम्युनल लाइन्स। और इसी तरह से जो वो हुआ, आप कहीं भी देख लें, साहब आप इनकी बात करते हैं, ब्रजेश सिंह की बात नहीं करते भाई, कि जो जहाँ पर है उसकी बात करेंगे। ब्रजेश सिंह कौन-सा जो है सजीवन बूटी खा के आए हुए हैं। वो जिस दिन ब्रजेश सिंह हो या कोई सिंह हो या कोई साहब हो, क्राइम करेंगे, आप मान के चलिए योगी जी छोड़ने वालों से थोड़ी हैं।
ये तो एक मिसनोमर है कि शायद चूँकि ब्रजेश सिंह एक अमुक बिरादरी के उसके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन अभी तो वो तो चुप बैठ गए ना, उन्होंने शांत हो गए जो उनके हवा का रुख देख लिया, हवा चुप। का रुख देख लिया मालूम है, क्योंकि अगर हवा का रुख देख के चुप नहीं होंगे, तो उनका भी वही हश्र होगा जो अतीक और मुख्तार का हुआ। ये तो बिल्कुल स्पष्ट मान लीजिए। योगी जी के राज्य में संजय जी, जात बिरादरी कोई बचाव नहीं है। जितने बहुसंख्यक के निपटाए गए हैं, जितनी उनकी संपत्ति कुर्क की गई है, उतने अल्पसंख्यकों की नहीं की गई है। लेकिन जो लिबरांडो गैंग है, जो खान मार्केट गैंग है, वो कुछ ताबीज़ बना के बेचता है। अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न, अतीक भाई, मुख्तार भाई, इनके ज़ुल्म की दास्तान, ये तो अपना ठीक है ताबीज़ बना के तुम चूरन बना के बेचो ज गली-गली। लेकिन वास्तविकता जो ग्राउंड रियलिटी ये है, न बहुसंख्यक, न क्षत्रिय बिरादरी, जिसने जो जहाँ पर है, उसको प्रसाद मिला भरपूर और ऐसा प्रसाद मिला जो आज तक नहीं मिला संजय जी। और यही होना चाहिए, शासन प्रशासन तभी चलता है, जब जात, बिरादरी, मज़हब छोड़ के कानून के ऊपर चले। अच्छा, ये भी आपने एक चीज़ देखी होगी, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग, आरोप का प्रत्यारोप और खूब जम करके शायरे-मुशायरों में एक वो है नहीं, "ऐ खून के प्यासों", प्रतापगढ़ी कोई एक हाँ, तो अब शायरी, अब शायर-ओ-शेर अगर शायरी। अगर हक की लड़ाई जुर्म सही, हुँ, हक की लड़ाई जुर्म सही, हम जुर्म ये करके दिखा देंगे। हुँ, अब इसमें दिक्कत ये है कि हक का मतलब हमारे जो माय लॉर्ड्स हैं, वो सोचते हैं इसका मतलब है अधिकार हुँ। और राइट्स। उनको ये पता नहीं है ये कि जब इस्लाम में हक का मतलब ईमान है। जब ये हक के मतलब ईमान और ईमान के साथ आप जब अतीक के साथ, अतीक भाई के साथ आप मंच शेयर करते थे, तब आप क्या कहते थे? आज भी आप जो जिनके साथ लंदन घूम रहे हैं, जो इधर-उधर घूम रहे हैं कि दुनिया से कोई बात छुपी हुई है, एक कायदे का एक एसपी दरोगा आ जाए, इनकी सारी शायरी हो जाएगी हिरन। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे बड़े-बड़े शायर और उभते हुए कलाकार हमने भी बहुत देखे हैं। ये शायरी और ये स्वप्न और आँख में रूमानियत तभी तक रहती है, जब थाना अपना कर्तव्य भूल जाता है। जब थाने को अपना कर्तव्य याद आता है, तो सारी शेर और शायरी भूल जाते हैं। फिर कहते हैं, "अंकिल जी, इस बार छोड़ दीजिए अंकिल जी, दोबारा हम कुछ शायरी ही नहीं करेंगे।" लेकिन अभी इनको डोज़ मिली नहीं है अभी। अभी दरअसल जहाँ पर इनको बाइपास सर्जरी होनी चाहिए थी, अभी च्यवनप्राश से इलाज चल रहा है। इसमें ये भी एक बात आती है ना कई बार कि अलग-अलग जो स्टेट्स की जो पुलिस है, उसकी अलग-अलग एक्सपर्टीज़ होती है। जैसे हमारी राजस्थान की पुलिस जो है, वो एनकाउंटर में बिल्कुल फ़ेल है। एक बार किया और पकड़े गए। अब क्या कहूँ, राजस्थान पुलिस में तो जो कन्हैया लाल का कांड अगर यूपी में हुआ होता, हाँ। तो जिन्होंने किया था, तो लोग कहते कि यहाँ कभी एक मकान हुआ करता था। यहाँ कभी यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुआ करती थी। सब भूतकाल में चले जाते। वहाँ खंडहर, खंडहर, खंडहर। एक लफ्ज़ आपने सुना होगा लाचिरागी, कि जहाँ नाम लेने वाला कोई नहीं बचता है, तब हुकूमत चलती है, ऐसे नहीं चलती है तो कि अशोक कन्है गहलोत साहब थे ना तब तो। जी हाँ, जी हाँ। तो गहलोत साहब की अपनी मौजूरियाँ थीं, अपनी प्राथमिकताएँ थीं, वरना यूपी में कन्हैया लाल कांड हुआ होता तो करने वाले उसी के पास पहुँच गए होते, जिसको उन्होंने पहुँचाया था। एक चीज़ और बताते हैं, पंजाब पुलिस से भी हमारे पास कोऑपरेशन तब बहुत था। आपने जिस युग की बात की थी, जब टेररिज़्म चल रहा था, तो एक डीएसपी मक्खन सिंह आए थे पंजाब से कोऑपरेट करने। तो हम लोग इंटेरोगेट कर रहे थे चरमपंथियों के सस्पिशियस उनके हार्बर्स को। तो मक्खन सिंह ने कहा कि सर जी, आप लोग हो दरअसल बहुत सीधे। आप जाओ आराम करो, आप सुबह 8 बजे आना, मैं ज़रा थोड़ा गरम कर लूँ इनको। हमने कहा जितना हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा अजी आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। आप तो सेवा समिति में कहते हैं, आप लोग तो सेवा समिति हो और हम लोगों को ऐसे ने खूंखार लोगों को मक्खन सिंह ने कहा कि आप लोग तो सेवा समिति हो। हुँ, हम लोग जी फिलौर से आए हैं। हुँ। हम लोग जी फिलौर से आए हैं, अब आप देखना। अच्छा, सुबह हम लोग गए वो कश्यप साहब थे एसपी रामपुर, मैं, रजनीकांत मिश्रा दूसरे एसपी थे। सुबह गए थे, जितने जो चरमपंथी थे या तुम्हारे जितनी ताकत हो, या पूछ रहे तुम्हारे जितनी वो हो, पूछ के दिखा देना। तो साहब के जो वो पूछना पूछ लो साहब, जो कहना हम तैयार है साहब, AK-47 यहाँ पर है, माल यहाँ पर है और साहब हमको यहाँ से पैसा आता। सब बिल्कुल टेप रिकॉर्ड। मक्खन के ऐसे टेप रिकॉर्डर चलता तब, वो ज़माना नहीं आता जो डिजिटल रिकॉर्डिंग का था। सब टेप रिकॉर्डर और कैसेट ऐसे चलता है जैसे चाहते हैं। अंदर पेंसिल डालो, थोड़ा-सा घुमा दो, एक चक्की चल जाएगी, फिर उसको चलती रहेगी, चलती रहेगी। और जब एक बार रुक जाए, तो फिर तब एक बार पेंसिल चला दो, क्योंकि टेप ऐसे थोड़ी चलता है, उसमें पेंसिल डालनी पड़ती है। पेंसिल डाल कर के जब चला देते हैं, तो टेप चलने लगता है।
मक्खन सिंह की बात मुझे आज भगवान जहाँ कहीं भी भगवान मक्खन सिंह स्वस्थ रहें, प्रसन्न हों, दीर्घायु हों और अजीब आदमी था मक्खन सिंह, अजीब आदमी था बिल्कुल। बिल्कुल 6'4" हाइट और काला ऐसा जैसे हम लोग की जो काली बूट होते हैं और जब पूछता था खूंखार कि जब 12 बजे की रात को लेट शो का आदमी घर चला जाएगा, जब यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, तुम्हारी चीखें दूर-दूर तक सुनाई नहीं पड़ेंगी, तब हम बात करेंगे तुमसे। और तुम कहा सुबह 8 बजे आइएगा साहब तब आपको पूरा हिसाब मिल जाएगा, AK-47 कहाँ है, एमुनिशन कहाँ है, पैसे कहाँ हैं और कहाँ से इसने इनको सपोर्ट किया, किसने रोटी खिलाई इनको। अच्छा, एक बात पहले भी हमारी आपकी हुई थी और वो हुई थी जब ये योगी जी और मुख्तार का जो आजमगढ़ का जो किस्सा हुआ था, जिसको कहते हैं ना कि साहब कि योगी जी उसको भूले नहीं, और ये आदम खान वाला जो किस्सा हुआ, तो ये भी आपने निकटता से देखा हुआ है? मैंने निकटता से देखा तब मैं DGP था जब आजमगढ़ में या मऊ के अंदर ये हुआ था कि मुख्तार और उसके गिरोह ने योगी जी सांसद थे और जा रहे थे और पूर्व घोषित कार्यक्रम से जा रहे थे। तो दंगा हुआ था शायद उसको। दंगा ही हुआ था इसकी घटना के बाद। मुख्तार ने एक बहुत ही शातिराना दिमाग के चलते 2 बसें ला करके योगी जी महाराज की एक आगे कॉन्वॉय के और एक पीछे, दोनों में आग लगा दी, जिससे कि योगी जी बिल्कुल ट्रैप हो जाएँ और छतों पे अपने बवाली, फायरर और स्नाइपर बैठाए कि अगर योगी जी निकलते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाए। ये चीज़ जब हुई तो दंगा तो होना ही था, दंगा भी हो गया। बहरहाल सूचना एडवांस से मिल गई, फौरी कार्रवाई हो गई, ईश्वर की कृपा थी और योगी जी महाराज सकुशल बिल्कुल बचे और पुलिस ने जो भी सेवा हो सकती थी, दंगाइयों की अच्छी तरीके से सेवा की, अच्छी तरीके से सेवा हुई। तो ये एक घटना हुई थी, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं लेकिन योगी जी की हत्या का प्रयास मुख्तार ने बिल्कुल पूरा किया और ये उसको उम्मीद थी कि वो पूरी तरीके से कामयाब होगा। जिस तरीके से उसने किया था, इराक में कोई ऐसा हत्याकांड है तो उसपे कोई फ़िल्म बनी थी, हमें लगता है उस फ़िल्म से बहुत प्रभावित हो करके उसने बिल्कुल हूबहू वही प्लानिंग की। जली हुई बस हट नहीं सकती है, खटारा बसें चलने की हालत में नहीं है, दोनों को लगा दो सड़क और जो टारगेट है बीच में है, ऊपर स्नाइपर है। तो वो तो यूपी पुलिस की काबिलियत थी कि उन्होंने पूरी तरीके से इसको निष्क्रिय किया, डिसरप्ट किया, सैकड़ों की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद ये कायदे से इनकी खातिर-तवाज़ुन हुई ही मुख्तार अंसारी की इधर। उसके बाद शायद मुख्तार अंसारी जेल से कभी नहीं निकले। फिर निकले नहीं, उसके बाद निकले नहीं फिर यार। फिर निकले नहीं, फिर तो जो कहते हैं ना कि जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में, एक बार सलाह के पीछे गए फिर अंतिम संस्कार वहीं होता है फिर। और तरीका भी यही है, ऐसे शातिर लोगों का तो यही है कि जेल की सलाह के पीछे जाएँ, तो अंतिम संस्कार वहीं होना चाहिए फिर सलाह के पीछे। तो ये जो आज़म खां का तो आपने पूछा ही नहीं। आज़म आज़म फाका, हाँ, आपने तो कुछ पूछा ही नहीं। नहीं, तो मैं आज़म खां का तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि साहब कि उनकी जो रिवायत थी, पॉलिटिकल रे नहीं, उनकी रिवायत बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा बोलते हैं, स्टूडेंट लीडर रहे हैं और मैं बड़ा उनकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन वो पॉलिटिशियन्स हैं, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैं कानपुर का वाक़या बताता हूँ, जब ये दंगे शुरू हुए, तो आपके ऊपर कोई अगर ग्रेनेड फेंकेगा तो आप क्या करेंगे? हाथ जोड़ के खड़े होंगे? आप ये करेंगे ये कब की बात है ये? 1992 की? 1990 1990 एंड, ओके। 91 की शुरुआत, हुँ। जब दंगे शुरू हो गए थे। तो आप मेरी गाड़ी पे किसी ने ग्रेनेड फेंका, अब लोग कहते हैं ग्रेनेड फेंका तो आप बच कैसे गए? मैंने कहा आपको तो अंतर तृप्ति तभी मिलेगी जब मेरा अंतिम संस्कार हो जाए, फ़ोटो लग जाए, फूल लग जाए। आपके चाहने से तो नहीं होता है। ये तो परमात्मा जब चाहेंगे तब फ़ोटो के आगे फूल लगेंगे या फ़ोटो लगेगी। अब कहते तो आप बच कैसे गए? तो बच कैसे गए? तब के अखबार उठा के देख लो और विकिपीडिया देख लो, मालूम पड़ जाएगा। ये कुछ जनरल रोमेल की भी गाड़ी के ऊपर हवाई हमला हुआ था, बच तो वो भी गए थे और कैसे सैकड़ों कैसे। लेकिन ये चाहते हैं कि जब हमारे भाई आपके ऊपर हमला करें, आपको ज़िंदा नहीं बचना चाहिए, क्योंकि इनके भाई के हाथ में वो सलाहियत है कि अगर किसी के ऊपर हमला करें, तो अगले को बचना नहीं चाहिए और बच गया तो साहब ये तो बहुत बड़ा ज़ुल्म हो गया भाई के साथ। बहरहाल, अब मैं बात आता हूँ इसके ऊपर। मेरे पास राइफ़ल रहती थी, राइफ़ल में 5 गोलियाँ रहती थी, तो उनका साहब तो आपने 5 मार दी जिन्हों की जिगरा फैल गया, तो आपने देखा कैसे उनका वो अब मैं तुमको क्या बताऊँ? अब केजी का बच्चा कहता है कि हमें
क्वांटम मैकेनिक्स समझा दो, तो केजी का बच्चा तो केजी की ही बात समझेगा, लेमन चूस समझ लो, लॉलीपॉप समझ लो। तुमसे फायरिंग बाय नाइट, शिस्त के कायदे तुम्हारी समझ के परे हैं। तुम्हारी खोपड़ी में नहीं धस सकते हैं। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जो 1-2 जगह मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि आपने फिर फायरिंग आप घबराहट किंग करते हुए रूड होकर के आपने फायरिंग कैसे की? तो फायरिंग भी की, 5 मार भी दिए और 5 मार के ये कहे कि जिन्होंने आक्रमण किया था एसएसपी की कार पे, उनके साथ जो हमको कानून इजाज़त देता है वो हमने किया। ये मत कहिएगा किसी को अमुक बिरादरी ने मारा, मैंने मारा एसएसपी ने। प्रेस नो कॉन्फ्रेंस कर दी, 1990 की बात है। उसके बाद जहाँ-जहाँ पुलिस के ऊपर हमला हुआ वो उस वक़्त मुलायम सिंह ही थे। जी, अब जहाँ-जहाँ पुलिस के ऊपर 12 जगहों पर हमला हुआ, मुझे आज भी याद है 12, अगर 13 होता तो 13 12 जगह से पुलिस और हमारे ऊपर हमले हुए थे, पीएसी के ऊपर। वहाँ पर हमने 3 काम किए। एक वॉच टावर, एक हैंड पंप और एक रहने के लिए कमरा, क्योंकि हमें कहीं वो जगह तो देते नहीं। वो जगह हमें देते, मैं आपको थाने भी बता दूँ, ज़रा देख लीजिएगा। बजरिया, चमनगंज, कर्नलगंज और मूलगंज। अब पुलिस को करने को 24 घंटे रहने हैं, तो कुछ जगह चाहिए, पीने का पानी चाहिए और अपने दुश्मनों को देखने के लिए वॉच टावर चाहिए। तो वॉच टावर 3 चीज़ें बना दी 12 जगह। अब इनका फ़ोन आता है, आप तो अक़लियत से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं। आप तो अक़लियत से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं और आपने आज़म खां बोल रहे जी हैं। हाँ, और आपने तो बेपर्दगी की इंतहा कर दी। आपके मुलाज़िमान वहाँ बैठ कर के ताक-झाँक करते हैं, हम ताक-झाँक करते हैं, मैं गोली मार दूँ, हटा दूँगा उनको। लेकिन हमारे ऊपर अगर हमला होगा, तो ये हमारे बच्चे की तरह है, इनकी हिफ़ाज़त करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। उनका मतलब आप इनको हटाएँगे? कि बिल्कुल नहीं हटाऊँगा। कहा तो आप हट जाएँगे? उनका बिल्कुल हटा दीजिए। ये उनका मैं नाम लेते हुए मिनिस्टर बोल रहा हूँ, उनका मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे अपना फ़र्ज़ मालूम है, बड़े एहतराम के साथ मेरी गुज़ारिश ये है, बड़ी इज़्ज़त के साथ, मैं हटाऊँगा नहीं, बल्कि अगर 12 है, मैं कर दूँगा 24। मुझे खिदमत का मौका ना दीजिएगा, बता दिएगा उनसे खिदमत का मौका ना देंगे। फिर क्या बोले? अभी रुकिए, कानपुर आए थे, अच्छा। मैं एसएसपी था और चूँकि दंगा हुआ था और बगल में ये किसके मिनिस्टर थे ये? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वगैरह के थे, हमारे मिनिस्टर नहीं थे बहरहाल। हुँ। लेकिन बिहेव ऐसे करें जैसे मुख्यमंत्री हों या होम मिनिस्टर हों। अब मैं बगल में सादे में बैठा हूँ और उनके चमचे 10 बैठे थे और मेरे सामने जैसे आपके साथ हादसा हुआ सीआईडी वाला, वो कहते हैं कि साहब विक्रम सिंह इकट्ठा करके लोगों को कहते हैं कि सब लोग कहो जय श्री राम। मतलब मैं बैठा हूँ, ऐसा आँख पे सूजा घुसेड़ रहे हैं, पता है कौन एसएसपी कहेगा कहो दे। मैं खुद अपने आप से नहीं कहता हूँ, ना मैं बच्चों से कहता हूँ, मैं तुमसे कहलवाऊँगा कि कहो जय श्री राम। और ऐसा सफ़ेद झूठ मंत्री के सामने और मैं बैठा हूँ। वो आपको पहचानते नहीं? नहीं पाए थे आप। अच्छा, नहीं पहचान नहीं पाए। जी, पहचाने। तो अब आप समझ लीजिए कि किस तरीके से आपके साथ आपकी पीठ में चाकू मारने की कोशिश की जा रही है। कि साहब विक्रम सिंह की गाड़ी में सुना है कि हनुमान जी की मूर्ति लगी है। भाई हमको तो दिखा नहीं, ड्राइवर ने छोटी-सी मूर्ति लगा ली होगी। उनका ड्राइवर ने कहा लगा लिया तो हटवाऊँगा तो मैं नहीं। ये इतना बड़ा बात नहीं कि मैं उसका प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाऊँ, हटवाऊँगा तो मैं नहीं। ना मैंने लगवाई है, ड्राइवर ने लगवाई, मेरे आने के पहले से लगी थी उस कार में। हटवाऊँगा तो मैं नहीं। अब बात आती है इसकी कि ये सब जानते हैं कि मैंने आज तक कभी तुम किसी का नाम लो या ना लो, मुझसे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा ईमान पसंद और फेयर माइंडेड कोई होगा नहीं, इस बात का मुझे गुरूर है। पुलिस लाइन में एक मंदिर है, एक मस्जिद है और वो किसके लिए बना है? हमारे पुलिस वालों के लिए बना, तुम्हारे लिए नहीं बना है। तो हमने कह दिया कि ऐसे वातावरण में बाहरी व्यक्ति आएगा नहीं अंदर। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो। हमारी पुलिस लाइन प्रोहिबिटेड एरिया है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, नहीं आएगा। तो उनके उर्दू के जो अखबार थे उन्होंने निकाल दिया, विक्रम सिंह ने पुलिस लाइन में नमाज़ बंद करा दी। समझ रहे हैं आप? विक्रम सिंह ने पुलिस लाइन में नमाज़ बंद करा दी। कि विक्रम सिंह ने बाहरी लोगों के आमो-दरफ़ पे पाबंदी लगा दी। हुँ। हमारे पुलिसकर्मी नमाज़ पढ़ते थे, नमाज़ पढ़ेंगे और हम नमाज़ में उनके जो इमामत है और जो वहाँ पे हैं मौलवी, उनको जो हम ईदी देते थे वो हमेशा देंगे। लेकिन बाहरी आदमी अगर आएगा तो टाँग तोड़ दूँगा मैं।
इन हालात में आके हमारी आर्मरी का हिसाब लेना, हमारी मरदमशुमारी करना, हमारे ऊपर सर्वेलेंस करना, ये नहीं होने वाला है। लेकिन इन सब का ताना-बाना बना करके एक आपके सामने टारगेट करने की कोशिश की गई। हुँ। मैं समझता हूँ कि आपको अंदाज़ लग गया होगा कि किस तरीके का वातावरण बिल्डअप किया जा रहा था एक इंसाफ पसंद अधिकारी के ऊपर। फिर क्या हुआ आगे? उन्होंने कहा कि आप हटाएँगे नहीं? नहीं तो आपको हटाना तो बिल्कुल हटा दीजिए। तो नहीं, ये जो बातचीत आपके सामने हो रही थी, उसका क्या नतीजा निकला? वो तो बात खत्म हो उन्होंने कहा, हाँ, 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 मैं देख लूँगा, देख लूँगा, देख लूँगा। अच्छा। हाँ, होना होना क्या था, लेकिन इस बात जब हो गई थी, जब ये 12 हैंड पंप, वॉच टावर और टेम्परेरी हटमेंट की बात थी कि ये नहीं ठीक है तो आप हट जाएँगे। तो हटा दिए गए 24 घंटे में। कहा ठीक है, बड़ी सी बात है, तो एक जगह ढूँढी जाएगी। एसएसपी कानपुर सबसे प्रतिष्ठित एसएसपीज़ की रैंक में सबसे प्रतिष्ठित मानी जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगलो है, वुडन फ्लोर, हुँ। और मान लीजिए चलिए कि 1850 का बंगलो था, एकर्स ऑफ गार्डन। तो आप ये ढूँढिए, ऐसी जगह ढूँढो जहाँ पर कोई पावर ना हो, जहाँ पे कोई डिस्क्रिशन ना हो, जहाँ पे कोई दफ्तर वगैरह ना। तो एक एआईजी ट्रेनिंग की पोस्ट ढूँढी गई कि गोमती नगर में एक रेंटल अकोमोडेशन में, जहाँ छोटे से कमरे में होगा। ठीक है, इसी को जब आप सर्विस में आए हैं तो अकोमोडेशन और इसके लिए नहीं आए हैं। यू आर देयर, और आपका एक ही अधिकार होता है कि राष्ट्रपति के यहाँ से जो आपका पेचेक आता है, उसी पे आपका अधिकार है। किसी पोस्ट, पद पे आपका अधिकार नहीं होगा। कर दीजिए। दो माई हेड बी ब्लीडिंग इट विल बी अनबाउंड। और इससे भी घटिया कोई पोस्टिंग आप समझ जाते हो, वहाँ कर दीजिए और फिर देखिए मैं जाता हूँ कि नहीं जाता। इतना प्रभाव था उनका मुलायम सिंह के ऊपर? प्रभाव तो उनका जितना उनका था, उससे ज़्यादा प्रभाव इनका था, हज़रत का। एक आज़म खां का, जी। इतना ज़बरदस्त प्रभाव था। जी, जी, जी। जो चाहते थे वो जो करवा चाहते थे करवा लेते थे। लेकिन इनकी जो डिसमेंटलिंग हुई, हुँ। उसमें कोई, क्योंकि ये तो सफ़ेद पोस्ट थे ना? ये सफ़ेद पोस्ट थी, अपने को कहते हैं कि हमें हराम का एक निवाला भी, एक लुक़मा, ₹1 भी मेरे घर नहीं आए। उम्मीद करता हूँ कि सही ही कह रहे होंगे, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशंस हुए, उससे कहानी कुछ और दिखाई पड़ रही है। अब अपनी सफाई दें तो कोर्ट से हमारे कहने से या चार्ज लगाने से तो नहीं होगा, ना मेरे किसी चार्ज में हूँ। आज भी मेरे मन में किसी के लिए कोई दुर्भावना नहीं है। मुझे तब बुरा लगा था कि युवा अफ़सर होने के बावजूद मैंने कोई गलती नहीं की थी। आपके ऊपर वो आरोप लगाए गए जो मैंने करना छोड़ दिया, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं किसी से ज़बरदस्ती कुछ कहलवाऊँ। वो आरोप लगाए गए कि आपने जाकर के वहाँ पर अनाधिकार चेष्टा की। अरे! आप हमें अगर जगह दे देते तो मैं क्यों लगाता? सरकार का पैसा। हमारे डीएम ऐसे थे कि मेरे एक कहने के ऊपर डीएम आरके सिंह साहब ने न सिर्फ हैंड पंप लगवाए 12, टेम्परेरी हेडपंप बनवाए, वॉच टावर बनवा दिए। कौन डीएम कर देगा आज? जानते हुए कि इसका रिफ्लेक्शन उनके ऊपर भी आ सकता है, लेकिन किया उन्होंने। बड़े भाई का फर्ज होने के नाते और डीएम होने के नाते उन्होंने वक़्त से पहले उम्मीद ज़्यादा हम लोगों को सपोर्ट किया। अभी जो आप देख रहे हैं, जो स्थितियाँ चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, और एक एटमॉस्फेयर चार्ज करने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे संभल का किस्सा ले लेते हैं। तो जो संभल में जिस तरह से एक वर्ग विशेष द्वारा टेम्परेचर बढ़ाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, वो अब बिल्कुल कामयाब नहीं हो रहा है, उसका बिल्कुल उल्टा इम्पैक्ट पड़ रहा है। किसी भी चीज़ की नथिंग इज़ मोर पावरफुल दैन द आइडिया व्होज़ टाइम हैज़ कम। सबसे सशक्त कोई फ़ौज नहीं होती है, बल्कि वो विचार होता है जिसका समय आ गया हो। और वो विचार आज आ गया है कि जो आपने 1400 साल तक का जो इतिहास रहा है और उसके ऊपर जो आक्रमण और जो अत्याचार आप राजस्थान में रहते हैं, जो जौहर, अगर इसकी कोई मिसाल पूरे विश्व में कहीं अगर हो, जिस तरीके से जौहर और सती यहाँ हुए हैं, क्योंकि जौहर सती क्यों हुए? क्योंकि अगर सिर्फ़ आत्महत्या कर लेती माताएँ, तो स लाश के साथ दुर्व्यवहार होता, इसीलिए उन्होंने वो किया। ज़रा एक अपनी उँगली पे माचिस जलाने के बाद ज़रा तीर लगा के देखिए कितनी पीड़ा होती है। और शरीर के शरीर हज़ारों माताओं ने स्वाहा हो गईं, किसी ने सोचा भी नहीं। सिस्टर निवेदिता वहाँ पर गई थीं मेवाड़ में, और वहाँ पर उन्होंने कहा, क्योंकि साध्वी थीं, सिस्टर निवेदिता, भगिनी निवेदिता ने कहा कि मुझे उनकी चीखें, चीत्कारें अभी सुनाई पड़ रही हैं। और अब उसका समय आ गया है कि जो अत्याचार हुआ था, न सिर्फ़ वो समाप्त होगा, ये हो गया, बल्कि उसका और पूरे विश्व में, अमेरिका में क्या बीजेपी है, आरएसएस है? बर्मिंघम में क्या आरएसएस है और मोदी जी हैं?
क्या स्वीडन में योगी जी हैं? अगर वहाँ पर भी घूम फिर के यही समस्याएँ आ रही हैं, तो आखिर कारण क्या है? जो ग्रूमिंग गैंग्स लंदन में जो 1400 बच्चियों का बलात्कार और लव जिहाद किया है, वहाँ क्या योगी जी हैं कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं? संजय जी, वक़्त अब करवट बदल रहा है। जो अत्याचार और जो ज़ुल्म ज़्यादती हुई थी, अब उसका समय आ गया है और इंटरनेट पे कोई चीज़ छुपती नहीं है। पहले कहते ना, 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 ये हमारे यहाँ तो ये तो शांति की बातें करते हैं, ये केवल अमन की बातें करते हैं। अब इंटरनेट पे बता दिया कि शांति कहाँ है, अशांति कहाँ है, हत्या कहाँ जायज़ है, हत्या कहाँ पर किस प्रकार होनी चाहिए, हत्या किसकी होनी चाहिए। तो संजय जी, ये पढ़ा-लिखा समाज है, इंटरनेट का ज़माना है, अलतकैया ज़्यादा दिन नहीं चलेगा अब। लेकिन हमारे जो इतिहास है, उसके ऊपर तो वामपंथियों का कब्ज़ा कब्ज़ा लगभग एक सदी से है, 1 शताब्दी हो गई तो इनको तो इनको और तो इन्होंने उसको पूरी तरह से जो इनका जो इतिहास है, उसको व्हाइट वॉश किया, जो इन्होंने स्वयं लिखा, उसको भी व्हाइट वॉश किया। जब काशी की बात करते हैं, तो फिर उसमें नए-नए किस्से ले आते हैं कि साहब नहीं, 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 ना, ना, ये वो तो ऐसा नहीं हुआ था। वो तो वो और रानी कूच बिहार की गई थी, वो नहीं, कुछ नहीं, वो हाँ, कच्छ की वाली। हाँ, कच्छ की गई थी और उनके साथ चूँकि पंडों ने बलात्कार कर दिया इसलिए इस औरंगज़ेब ने उसको रौंदवा दिया। और जितनी मुँह उतनी की बात, आप कुछ न करें, सर जदुनाथ सरकार की भी हिस्ट्री पढ़ लें और जो-जो अत्याचार औरंगज़ेब ने और मुगलों ने किए हैं, उनका ज़रा किस्सा सुन लीजिए। मैं तो इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन मुझे सर जदुनाथ सरकार की किताबें पढ़ने में बड़ा लुत्फ़ आता है। शिवाजी एंड हिज़ टाइम्स, औरंगज़ेब, उन्होंने जहाँ तारीफ़ औरंगज़ेब रूल is like the history of India. The reign of Aurangzeb is like the history of India during the period. The longest serving whose monarchy and whose empire was bigger than that of Ashoka. और प्रीफेस में अब लगता अब आगे एकदम by the very theory of its origin, the Islamic State is a theocracy, wherein the true king is God, Zille Subhani, and the earthly king merely his shadow. And in such a state, to be a non-believer is no better than to compound with religion. यानी अगर आप ऐसे स्टेट में, औरंगजेब में, अगर आप नॉन बिलीवर हैं, तो जजिया तो देंगे ही देंगे, लेकिन आप देशद्रोही भी कहे जाएंगे, क्योंकि आप देशद्रोह कर रहे हैं कि जो असली बादशाह आप उसको मान नहीं रहे हैं, आप उसकी हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रहे हैं। आप तो दुश्मनी निभा रहे हैं, दुश्मनी निभा रहे हैं। और साफ-साफ लिखा है, सब बड़ी किताब में लिखा हुआ है कि जो है हिदायत कबूल नहीं करेगा, वो दुश्मन है। जी, जी। तो वो तो वहाँ साफ-साफ लिखा तो हुआ हिस्ट्री को आप वो देखें, जो वास्तविकता है वो सामने आनी चाहिए। कोई आप व्हाइट वॉश ना करें, लेकिन जो अत्याचार, अन्याय और जो सच्चाई को छुपाया गया है कि साहब ये जो दीन इलाही और इस तरीके की जो बातें हुई थी, उस चीज़ को सही करने का वक़्त आ गया है। जी हाँ, वो तो दिख रहा है होता हुआ साफ-साफ। अच्छा, आपने कभी कुंभ मेले का आयोजन देखा है? हाँ, मैंने किया भी 4 बार किया है 4 बार और स्वयं चूँ किया हाँ, आपने? प्रयागराज का रहने वाला हूँ हुँ। और ऐसा कोई कुंभ नहीं जो विद्यार्थी जीवन में हमारे गाँव से ना तय कर, लेकिन स्नान पहली बार जीवन में इस बार किया है, शिवरात्रि के 2 दिन पहले, क्योंकि तब तो आप ड्यूटी पर थे। देखिए, एक बार मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था, हुँ, हुँ। 2 साल डीजीपी था, 3 और इसके अलावा एक बार मौका था एसटीएफ में था, तभी मैं ड्यूटी वगैरह में देखने गया था। हाँ, मेरी पहली पोस्टिंग वही थी जब मैं वहाँ पे था प्रयागराज में, तो स्टाफ ऑफिसर टू श्री टीएन मिश्रा एसएसपी कुंभ। तो 6 महीना मैंने कुंभ की ड्यूटी वहाँ पे भी की, लेकिन स्नान कभी नहीं किया, क्योंकि उस ज़माने के जैसे आपने कहा काम की क्या, जब आप काम कर रहे हैं तो स्नान आपका काम कराना है, खुद स्नान करना आपका काम नहीं है। वो फिर आप समझते हैं कि आप ड्यूटी में शिथिलता बरत रहे हैं, अगर आप खुद भी आनंद ले रहे हैं स्नान का, ना, ये काम आपका नहीं है। और मैंने ही नहीं, तत्कालीन डीएम कुंभ ने भी, एसएसपी कुंभ ने भी स्नान नहीं किया। मेला समाप्त जब हुआ तो उसके अगले दिन स्नान किया। तो इस बार का जो कुंभ का आयोजन था, उसमें क्या विशेष था, जो आपने पहले पुराने आयोजन देखे हैं उसमें? मैं बता दूँ आपको, मैं बता दूँ। अभूतपूर्व क्राउड, पहले क्राउड था ये बीपीएल वाला क्राउड आता था, गाँव देहात से लोग आते थे और बड़ी दूसरी दृष्टि से देखते थे। कहते कि अरे साहब, हम कुंभ में गए थे, कुछ लोग अंग्रेज़ी बोल रहे थे। वो अपने बड़ा अचंभे वाली बात थी कि कोई अंग्रेज़ी बोलने वाला भी कुंभ के मेले में दिखाई पड़ जाए। अब हालत ये थी कि 700 तो चार्टर्ड फ्लाइट आई थी। ऐसा परिवार ढूँढना मुश्किल है जो कुंभ में सम्मिलित न हुआ हो। तीसरी चीज़, बड़े से बड़ा और संजय जी छोटे से छोटा सब आए और सबसे बड़ा करारा तमाचा गाल पे सबके जो आपके भरता निकाल दिया। आप किस जात के हैं? आपको नहाने का मौका मिला? आप ऊँची जात के हैं, नीची जात के हैं, बड़े जात के हैं, छोटे जात के हैं?
जब मोदी जी और भिक्षुक एक घाट पे नहा रहे हैं, अडानी और जो याचक और योगी हैं, वो योगी का मतलब मैं योगी जी महाराज को नहीं कह रहा हूँ। जो आपके सन्यासी हैं, जो नागा हैं, वो भी एक घाट पे नहा रहे हैं। जो गरीब से गरीब, अमीर से अमीर साधन जो चार्टर फ्लाइट से है, वो भी जिसके पैर में छाले पड़े हैं, जो पैदल चल के आया है, वो भी नहा रहा है। तो एक बड़ा कड़ा संदेश गया है कि जो आप जात बिरादरी का फ़ॉर्मूला और मन में वलवले उठा रहे थे, वो दफ़न हो चुका है। आपको ऐसा करारा तमाचा लगा ऐसे लोगों को जो जात बिरादरी की बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं संजय जी, मेरा जो व्यक्तिगत एक साक्षात्कार हुआ, मैं भिक्षुक लोगों के पास जाता हूँ, जब उनसे बातचीत करता हूँ, तो मैं उनसे पूछता कि बाबा कितना मिला? तो एक बोनस से थे। कितना मिला? बोले 3,000 मिला। एक से पूछा कहने इसको 3,000 मिला, लेकिन मुझे 55,000 मिला। तो उन्होंने कहा क्या किया? तब तो फिक्स्ड डिपॉज़िट कराया होगा। तो ना, हमने भी तहरी खिचड़ी बना के साधुओं को भंडारा करा दिया। ये भाव रहा, सर्वस्व दान कर दिया। तो जो मैंने देखा, सहभागिता हर वर्ग की, हर संप्रदाय की। भंडारे जो केवल शंकराचार्यों साधुओं के होते थे, अब जगह-जगह लोगों के भंडारे। और एक और ही उल्लेखनीय बात थी, जो आपको उससे सुन के लुत्फ़ आएगा कि हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थीगण ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे। अच्छा। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया कि आज भंडारे में यहाँ इमरती और रबड़ी मिल रही है, यहाँ कचौड़ी और लपसी मिल रही है। यहाँ पर लुत्फ़ बहुत आया और आपस में सब तय करते थे, कहाँ कितना अच्छा मेनू है, फिर वहाँ पे सब टूट पड़ते थे। और ये भी सब खूब तृप्त होकर के आते थे, खाते थे। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जैसी टेक्नोलॉजी का पुलिस ने, प्रशासन ने किया, रोबोटिक्स हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, एआई हो, और जो अंडरग्राउंड हमारे जो पुलिसिंग की व्यवस्था थी, प्रिडिक्टिव पुलिसिंग की थी, खोया पाया 100% निकल कर के आया। ये अभूतपूर्व हमारे अभिनव प्रयोग थे, जो कि इस बार इस्तेमाल हुए हैं। पहले भी आपने जो देखे थे, पहले इस तरह का इतना आयोजन नहीं होता था। इतना इतना बड़ा जिस वक़्त मैं गया था, मैं तो क्यों गया लास्ट डे, इसलिए गया था भाई, लोग कहते हैं कि साहब इतनी भीड़ है, बिल्कुल सब चरमरा गया है। बिल्कुल यहाँ पर सब वाक़ई ईश्वर पे विश्वास हो रहा है, क्योंकि पुलिस के बस का नहीं है कि इतने हुज़ूम करोड़ों-करोड़ों रुपए को सँभाले, करोड़ों लोगों को सँभाले। लेकिन जिस तरीके से सँभाला, जिस तरीके से उन्होंने देखा, मैं तो गया था शिवरात्रि को, लास्ट डे होता है, उसके 3 दिन पहले गया था। लेकिन तब भी मैंने जो भीड़ देखी, वो जो मौनी अमावस्या पे जो पीक दृश्य मैं देखता था, उसकी चौगुनी भीड़ मैंने इस दिन देखी, जो मेला के समापन पे ही देखी। तो कुछ तो यहाँ पर लोगों में जन जागरण, भाव, श्रद्धा जो मैंने देखी, ऐसी श्रद्धा और भाव मैंने पहले कभी नहीं देखी। नमन है ऐसी श्रद्धा और भाव का। तो क्या सनातन का उत्कर्ष काल आ रहा है? निसंदेह आ रहा है, वरना जिस तरीके से हे दृश्य आप देखते थे कि हम ऊँची पेडेस्टल पे जो कुंभ में जा रहा है, वो बीपीएल वाला है, वो हे दृश्य देखते थे। अब वही अगर नहीं नहाने गए, तो शायद हे दृष्टि लोग हमें देखेंगे, "तुम भी नहीं गए कुंभ में? अरे! बड़ा अफ़सोस हो जान के कि तुम नहीं जा पाए।" जी। तो आगे के जो कार्यक्रम जो योगी जी ने अभी रेखांकित किए, तो वो यदि साथ-साथ चले गए, उन्होंने कहा काशी भी होगा, मथुरा भी होगा, संभल भी होगा, वृंदावन भी होगा। तो वो जो जिले-इलाही है, वहाँ तो लिखा हुआ है कि साहब कि एक बार जहाँ इस्लामी राज्य रह गया, तो एक बार दारुल खिलाफ़ा में आ गया, वो हमेशा के लिए इस्लामी ही हो गया, तो वो तो रिक्लेम करने में लगे हुए हैं। और योगी जी जो हैं वो सनातन के उत्कर्ष में लगे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं क्या कि 1980-90 वाली स्थिति दोबारा उत्पन्न हो सकती है? मैं देख ये रहा हूँ संजय जी कि दुनिया की हवा देख लीजिए, दुनिया की हवा बदल गई है टोटल। जहाँ-तहाँ जो लोग जहाँ गए थे, उनको वापस आने की बात की जा रही है, डिपोर्ट करने की बात की जा रही है। लोग कह रहे हैं किसी भी तरीके से कोई टापू ढूँढ लो, हमारे यहाँ जो आ गए हैं इनकी कृपा ज़रा उस टापू में ही चले जाएँ। ये तो बात हुई यूरोप की। अमेरिका में ट्रम्प की जो भाषा है, वो भाषा लगभग योगी जी वाली ही है, मोदी जी वाली ही है। तो हवा अब बिल्कुल विपरीत चल रही है। और रही बात इसकी काल के गर्भ में क्या होई है सोई जो राम रचि राखा। लेकिन इस वक़्त अगर आज कोई कह दे कि जहाँ पर एक दफ़ा इस्लामिक शासन हो गया वहाँ पे रह गया, तो न टर्की में रहा, वहाँ पर भी सब उथल-पुथल हो रहा है। और यही बात अगर आप वहाँ कह देंगे कि जो चीन में इनका जो एक प्रांत है जहाँ पर वहाँ पे मानवाधिकार का उत्कृष्ट एक नमूना मिलता है, किस तरीके से संरक्षित किया जा रहा है। सिनकियांग, हुँ। तो वहाँ पर तो किसी के सबके मुँह में दही जमा रहता है। इसलिए अब उल्टी गिनती चरमपंथियों, जिहादियों की उल्टी गिनती पूरी दुनिया में शुरू हो गई है। स्वीडन में तो मोदी जी नहीं हैं, न्यूयॉर्क में तो योगी जी नहीं हैं,
इंग्लैंड और बर्मिंघम में तो आरएसएस नहीं है, लेकिन हर जगह अगर इनकी दुर्गत हो रही है जिहादियों की, तो जिहादियों की दुर्गत अब होनी ही थी, क्योंकि काफ़ी जो लव जिहादी गैंग्स इस तरीके की जो दुर्गत जहाँ हुई है, तो मुझे जो दिख रहा है कि एक हार्ड लाइन आ गई है। हार्ड लाइन अगर आ गई है, तो अमिताभ अग्निहोत्री टीवी 9 के एक बड़े ओजस्वी वक्ता हैं, और वो एंकर जब कहते हैं कि हमारे जो प्रतीक और मानद स्थान हैं, उनपे कोई समझौता नहीं हो सकता है, वही लाइन मेरी है। हाँ, मानक स्थान, मानबिंदु। अमिताभ जी हमारे यहाँ भी आ चुके हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मैं बड़ा सम्मान करता हूँ अमिताभ जी हाँ, जी हाँ। उनका बड़े बहुत ही ओजस्वी वक्ता है। ओजस्वी वक्ता हैं, और जो उनके पुट है उत्तर प्रदेश उसका का, कोई मुकाबला नहीं। उसका कोई मुकाबला नहीं। जिस तरह से वो मुहावरे और चुटीली बातें जो निकाल के लाते हैं, वो जी, जी। बिल्कुल। एक और बात आ रही है कि साहब की इसकी इसकी सुरेखांकित किया था बिपिन रावत साहब ने, स्वर्गीय बिपिन रावत साहब ने, 2.5 फ्रंट। 2.5 फ्रंट। तो ये जो 0.5 फ्रंट है, इसको एक तो इसको परिभाषित करें आप, यद्यपि हम जानते हैं लेकिन दर्शकों के लिए, कि ये जो 0.5 फ्रंट है, ये क्या है? ये कैसे इसका आगे का प्लान है? ये क्या करेगा? और साथ में इसका जो समाधान है, वो भी बताएँ। आपकी बात सांकेतिक है, लेकिन इसका उत्तर सांकेतिक नहीं हो सकता है। 2 फ्रंट तो बिल्कुल स्पष्ट है, चीन और पाकिस्तान। हालाँकि फ्रंट चारों तरफ खुल चुके हैं। अगर आईएसआई देखें तो नेपाल में भी हैं, बांग्लादेश में भी हैं, मालदीव्स में भी हैं, श्रीलंका में भी हैं। लेकिन हम 0.5 का जो फ्रंट हमारे देश के अंदर है, इसके ऊपर लोग चर्चा नहीं करते थे। लोग कहते कि ये वो अंधेरा कमरा है, जिसमें हम जाना भी पसंद नहीं करते हैं। हम उसमें प्रवेश भी नहीं करना चाहते, हम उसकी चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। वास्तविकता ये है कि अगर आपको स्वस्थ, प्रसन्न और दीर्घायु रहना है, तो आपको उस कमरे में न सिर्फ जाना होगा, देखना होगा कि आपका दुश्मन कौन है। आपका जो हवाला नेटवर्क है और जो ड्रग नेक्सस है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, जो जिहादी गैंग्स हैं, जो पाकिस्तान परस्त और बांग्लादेश परस्त लोग हैं, उनके बारे में अगर आपकी कोई कार्य योजना नहीं है, तो समय आ गया है कि जैसे इज़राइल ने कार्य योजना बनाई है, और एक वन लाइनर इज़राइल का शत्रु जहाँ कहीं भी है, वो अपने को सुरक्षित ना समझे। आज एक निर्णय कम से कम हम भारत को करना होगा कि भारत का दुश्मन कहीं पर भी, भारत के भीतर या बाहर, वो चाहे फाई हो या तहव्वुर राना हो या डेविड कोलमैन हेडली हो, वो सुरक्षित नहीं है। उसका निपटारा भारत और रॉ कर देगा। अब अननोन गनमैन कौन है? अब आपको टोपी हमें पहना देते हैं कि अननोन गनमैन कहीं काम कर रहा है। तुम खुद ही आकंठ डूबे हुए अपराधियों में, दुराचार में, अय्याशी में। अब कोई तुम्हें मार दे तो उसे तुम कह रहे हो रा ने मार दिया है। रा के पास इतना संसाधन थोड़ी कि रा जाके वहां मार दी जाके। बहरहाल अब रा ने मार दिया तो मार नहीं, वैसे तो अगर वो हमें क्रेडिट देते हैं, तो ले लेना चाहिए। चलिए ले लीजिए हम, लेकिन मेरा एक वन लाइनर है, भारत का दुश्मन कहीं पर भी हो, सुरक्षित नहीं है, ये लाइन। और ये चीज़ एक चाणक्य की तरह शिखा खोल लीजिए। संजय जी, शिखा खोल लीजिए, और शिखा अब तब बंधेगी जब भारत के दुश्मन को नेस्तनाबूद आप करते, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत के अंदर। और जो भी भारत का नहीं हुआ, वो हमारा आपका नहीं, और अगर हमारा आपका नहीं है और हमारे ऊपर कुदृष्टि है, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनसठ सन्या कन्या सम एचारी, इन्हीं कुदृष्टि मिलो ताहि बधै कछु पाप न होए। ये लव जिहाद के ऊपर भी है, ये देश के ऊपर भी है। देश हमारी माँ है, अगर इनके ऊपर कोई कुदृष्टि है तो उनकी हत्या करना कोई पाप नहीं होता है। जो भारत माँ का न हुआ, हमारा आपका क्या होगा? लेकिन हमारी जुडिशरी तो अलग तरह से सोचती है, और अल्टीमेटली तो सारे मैटर वहाँ तो जाके जुडिशरी को नमन, मैं जुडिशरी का बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन में कभी अपने को असहाय, हेल्पलेस नहीं समझा है। या तो आप मेरा साथ दें, या आप मेरा विरोध करें, या आप उभयधर्मी रहें। मुझे जो करना है, मैं कर दूँगा, विथ यू, विदाउट यू एंड इन स्पाइट ऑफ यू। ध्यान से सुनें, जीवन के 36 साल मैंने इसी निकाले, आई विल डू व्हाट आई हैव टू डू, विथ यू, विदाउट यू एंड इन स्पाइट ऑफ यू। ये आपको निर्णय करना, अब मेरे साथ। अब मेरा कोई काम व्यक्तिगत विक्रम सिंह के लिए नहीं है, केवल देश और समाज के लिए है। आप अगर कुल और वंश को धन करना चाहें, तो आप मेरे साथ खड़े हो जाएँ। नहीं करना चाहें, ये निर्णय आपका है, आप कानून की करें। आप मुकदमे चलाएँ और चले भी हैं, 3 बार हत्या का मुकदमा मेरे ऊपर चल चुका है। 3 बार। जी हाँ, 3 बार चल चुका है, और सच्चाई में बड़ी ताकत होती है।
और एक बार तो रिटायरमेंट के बाद मुझको हत्या का मुकदमा लिख दिया गया। और वो और भी अच्छा, मैं गया था ऋषिकेश। अगर समय हो तो मैं 1 मिनट। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ऋषिकेश में मैं एक व्याख्यान देने गया था, धार्मिक प्रकरण था। तो जब व्याख्यान दे के लौटा तो बाहर बड़े संवाददाता, पत्रकार अपने माइक वाइक आपकी तरह लेकर के, मैं समझा कि व्याख्यान बड़ा ओजस्वी, बड़ा लोकप्रिय रहा होगा, तो उसके बारे में कोई वक्तव्य लेने आए होंगे। ये बात है अगस्त 2013 की, मेरे रिटायरमेंट के 3 साल। तो उन्होंने कहा, बताइए साहब, बड़े थोड़ा गुरूर में। उनका साहब आपके खिलाफ तो बाराबंकी में हत्या का मुकदमा लग गया। कहीं ये क्या हुआ? हुँ? उनका साहब वो एक चरमपंथी तारिक कासमी, वो उसकी लाश मिल गई, वो नहा रहा था, पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। तो लोगों ने कहा विक्रम सिंह ने इसको इतना मारा कि वो मर गया। अरे! हमने कहा एक बराक ओबामा है वॉशिंगटन में, वो बटन दबाता है, तो जाके चरमपंथी अफ़गानिस्तान में मर जाता है। एक मैं हूँ बूढ़ा आदमी रिटायर्ड ऋषिकेश में बटन दबाता हूँ, तो तारिक कासमी बाराबंकी में मर जाता है। बहरहाल अब ध्यान से सुनिए पत्रकार बंधुओं, मैं चाहूँगा कि हत्या का मुकदमा तो लिख गया मेरे ऊपर, मेरे कलीग बृजलाल के ऊपर, सर्विंग डीजी सिविल डिफेंस, एसटीएफ के 40 कमांडोज के ऊपर, तो मैं चाहूँगा, मैं तो वैसे भी 288 नॉट आउट हूँ। अब 320 बना लूँ या 480 पे आउट हो जाऊँ, मैं चाहूँगा मुझे फांसी दें और हज़रतगंज चौराहे पे फांसी दें। जिससे कि मेरी पत्नी शहीद की बेवा कहलाई जाए और मेरे बच्चे शहीद की औलाद कहलाएँ। क्योंकि मुझे अब जीवन में कुछ प्राप्त नहीं करना है। ये केस फर्ज़ी था, बिल्कुल फर्ज़ी केस है। आपके सामने यहाँ बैठा हूँ, अब वो लू खा के मर गया तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? कहा नहीं, आपने तब जब डीजी थे आपने इंट्रोगेट किया तो इतना मारा कि उस अंदरूनी गुम चोटों से अब मरा है वो। 3 साल बाद। 3 साल बाद। नहीं, पिटाई डीजीपी स्वयं तो कभी करता नहीं। इसके ऊपर तो आप थोड़ा और अब मैं ना आपकी कन्फर्म करूँगा, ना कॉन्ट्रडिक्ट करूँगा। ठीक है, हाँ, हालाँकि लोग समझ गए। हाँ, लोग मुझे बहुत बदनाम करते हैं, लेकिन मैं बड़ा गांधीवादी व्यक्ति हूँ। हुँ। मैं कानून अपने हाथ में नहीं लेता हूँ, लेकिन बद अच्छा बदनाम बुरा लोग कहते हैं। गांधीवादी तो वो जज साहब भी थे जिनके यहाँ से गांधी जी मिले। हाँ, खैर, लेकिन अब आप ये देख लें, टेररिस्ट, चरमपंथी, भारत विरोधी, मुझे 2 अपराधी देख कर के मैं बड़ा संयत, बहुत अपने आप को आत्मनिर्भर अनुशासन रखने वाला हूँ। लेकिन 2 अपराधी जब मैं देखता हूँ, तो मैं अपने पे नियंत्रण नहीं कर पाता हूँ। एक देशद्रोही, जैसे ये चरमपंथी है, दूसरा सीरियल रेपिस्ट्स एंड एसिड अटैकर्स। मेरी बॉडी केमिस्ट्री बदलने लगती है, जब मैं इनको देखता हूँ, तो मेरी बॉडी केमिस्ट्री बदलने लगती है। तो मैं बात को, होशियार को इशारा काफ़ी है, मैं बात को यहीं पे विराम देता हूँ। आप सब समझ सकते हैं कि एक देश प्रेमी के आगे राजा किसने बम विस्फोट करके 3 जगहों पे ब्लास्ट किया है। शायद आप भी अपने पे नियंत्रण न कर पाएँ, लेकिन हम लोग अनुशासित लोग हैं। हम लोग भावावेश में आके कोई काम थोड़ी करते हैं। फिर क्या हुआ उस मुकदमे का? उस मुकद और बृजलाल जी को क्यों घसीटा गया उसमें? वो अब उसका ये और भी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद इस मुकदमे का ये हुआ, अखिलेश ने ये कहा कि ये मुकदमे फर्जी हैं। आज़म खान ने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी ने बड़ी जल्दी बयान दे दिया, अभी उनको शांत रहना चाहिए था। अच्छा, हाँ, कि आदम खान से आपकी पुरानी मोहब्बत थी। हाँ, मोहब्बत थी। कहते कि अभी तो इन लोगों को अरेस्ट किया जाए, इनको जेल भेजा जाए। उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने मुकदमे वापस लेने की बात कर दी और यही जज साहब जिनके यहाँ नोट बरामद हुए हैं, बताया ये जाता है, इन्होंने ही ये कोर्ट में ये पेशकश की, ये मुकदमे वापस लिए जाएँ। भला हो हाई कोर्ट के जज, के उन्होंने कहा कि आप मुकदमे क्यों वापस ले रहे हैं? आप इनको पद्मश्री दीजिए। इसका निर्णय ये दोषी थे या नहीं थे, इसका निर्णय कोर्ट करेगी, आप नहीं करेंगे। कौन-सा जनहित आप पूरा कर रहे हैं चरमपंथियों के ऊपर के मुकदमे आप वापस ले रहे हैं? जब फटकार पाई तो अपने बिलों में चले गई है। उसके बाद कोर्ट ने जो है उस मुकदमे को भी खत्म किया और इनको करा दी आजीवन सज़ा, बचे कुछ लोगों को। जितने भी गए थे उनको आजीवन कारावास हो गई बाकी लोगों को। तो इनके वही जो कुंभ मेले में करारा तमाचा लगा जात बिरादरी वालों को, वही करारा तमाचा इनके मुँह पे पड़ गया। तो आइए, आज की चर्चा बड़ी रोचक रही। धन्यवाद, धन्यवाद। आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू। और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, दर्शकों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे जय हिंद, वंदे मातरम।